नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे और जहां उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ और माणा में 3,400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे और चीन सीमा से लगे माणा क्षेत्र में 2 राजमार्गों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। चलिए अब हम आपको यहाँ 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप पीएम मोदी को अलग अलग स्थानों पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के द्वार पर उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद आप पीएम मोदी को अगली तस्वीर में बद्रीनाथ में देख सकते हैं और इसके बाद आप पीएम मोदी को सीधे सीएम धामी के साथ तस्वीरों में देख सकते हैं। चौथी तस्वीर में आप पीएम मोदी को मंच पर देख सकते हैं जहां पीएम मोदी ने उत्तराखंड को विकास कार्यों की सौगात दी है। तो ये चारों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहली तस्वीर जहां पर पीएम मोदी ने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया है, उसकी दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बद्री विशाल से। ये तस्वीर है जहां पर पीएम मोदी ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। उसके बाद चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति यहां पर झलकती हुई नजर आ रही है और पीएम ने इसी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विकास कार्यों की सौगात उत्तराखंड को दी है। वहीं इस मौके पर जब पीएम मोदी ने मंच से लोगों को संबोधित किया तो क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय मृदुभाषी हर पल जिसके चेहरे पर स्मित रहता है, ऐसे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, संसद में मेरे साथी श्री तीरथ सिंह रावत जी, भाई धन सिंह रावत जी, महेंद्र भाई भट्ट जी, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए, पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ फिर उसी संकल्प को दोहराने आया हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला है। माणा गांव
भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो। मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद। तो अभी आपने पीएम मोदी को सुना, लेकिन पीएम मोदी से पहले मंच पर सीएम धामी ने भी लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दूर दूर से आए हुए इस सीमांत क्षेत्र माणा गांव के और माणा गांव के आसपास, जिसको कि मैं भारत का पहला गांव कहता हूं, और वैसे अंतिम गांव कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत का ये पहला गांव है। इस सीमांत क्षेत्र मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे महामुनि का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनके विचारों की सुगंध और व्यक्तित्व की शीतलता से आज संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। साथ ही हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस यात्रा के सहयात्री हैं, जिसका लक्ष्य और संकल्प है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक तपस्वी की भांति किस प्रकार से नए भारत का और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने की अग्नि प्रज्वलित किए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं समस्त उत्तराखंड की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ में जो भी इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस प्रकार की भी आहुति की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार का भी योगदान देना होगा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा आगे आकर उस काम को करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के जिस विकल्प रही संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वह आपके मार्गदर्शन में अवश्य ही सिद्ध होगा। हम सभी लोग उत्तराखंड वासी भली भांति जानते हैं कि आप हमेशा से उत्तराखंड के प्रति आपका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय जब भयंकर त्रासदी उत्तराखंड के अंदर आई थी, तब भी आपने आगे बढ़कर ये पेशकश करी थी कि उत्तराखंड के और बाबा केदार की उस प्रांगण का आप पुनर्निर्माण का काम करेंगे। भाइयों बहनों,
इस दौरान देवभूमि के प्रति दिखाए गए प्रेम और अपनत्व के लिए हम सभी उत्तराखंड वासी आपके आभारी हैं। और प्रधानमंत्री बनने के पास आपने जिस प्रकार से उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें या ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करें या हमारा ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो या उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल के लिए खुलने वाला नया हमारा एम्स का दूसरा सेंटर हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के प्रति जो आपका विशेष लगाव है उसके कारण से लगातार हमको यहां पर उत्तराखंड की जनता को मिल रहे हैं। हम जानते हैं आपके इस अप्रतिम स्नेह के लिए सारे उत्तराखंड के वासी हृदय से अनुभूत हैं। आज जहां आपके द्वारा 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहां पर 2 सड़कों का और जो बहुप्रतीक्षित हमारा केदारनाथ का रोपवे जिसके बारे में आपने 5 नवंबर 2021 को आपने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाले समय में यात्रियों के लिए केदारनाथ की यात्रा सुगम और सरल होगी और केबल कार से लोग यात्रा कर पाएंगे। आज वो दिन आ गया कि आज आपके हाथों से बाबा केदार की भूमि तक केबल कार से जाने की रोपवे का आज आपने शिलान्यास कर दिया है। उसी प्रकार से गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब की यात्रा भी रोपवे से की जाएगी। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कई सवाल उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी के कपड़ों को लेकर कहा कि उन्होंने जो कपड़े पहने हैं उस पर स्वास्तिक का निशान बना है और उनकी पीठ पर यह बना हुआ है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा करना सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में प्रधानमंत्री से मीडिया के जरिए निवेदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री न उत्तराखंड से बहुत लगाव है और लेकिन उन्होंने अंकिता हत्याकांड पर कोई ट्वीट नहीं किया और न ही उत्तराखंड की सरकार को अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की उस बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। जी केदारनाथ गए और मैंने वहां पर उनकी फोटो देखी। मेरे प्यारे साथियों, मैं धर्म के बारे में ये मानता हूं कि सबको अपने अपने अनुसार धर्म को ग्रहण करने और उसके अनुसार आचरण करने का स्वतंत्रता है। लेकिन मुझे थोड़ा इस बात का निश्चित रूप में अभी देखा मैं इस वार्ता में इस बात को शामिल करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन क्योंकि मुझे दृष्टिगोचर हुआ, मुझे दिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वस्त्र पहने हैं उस वस्त्र में स्वास्तिक का निशान उनकी पीठ पर बना हुआ है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में और हमारे धार्मिक मान्यताओं में ये माना गया है कि स्वास्तिक जैसा पवित्र निशान जो भगवान श्री गणेश को का प्रतिनिधित्व करता है वो या तो मस्तक पे या कहीं सम्मानजनक स्थिति में आगे की तरफ होता है, पीठ के पीछे या पीठ के पीछे के वस्त्रों पर इस प्रकार के हमारे पवित्र निशान को नहीं पहना जाता। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने पीठ पर स्वास्तिक का निशान पहना है। मैं निवेदन करता हूं उनके ड्रेस मेकर्स को, उनके ड्रेस बनाते होंगे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आगे ऐसी गलती वो न करें, इससे हमारी मान्यताओं को ठेस पहुंचती है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। हम प्रधानमंत्री जी का देवभूमि में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भगवान केदार की धरती पर और वैकुंठ धाम बद्रीनाथ की धरती पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि वो 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। तो हम सब की जो भगवान के प्रति आस्था है, निष्ठा है, हम सब की पूजा उनकी पूजा में शामिल होकर भगवान को स्वीकार करें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। मैंने ये कहा है कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों में आज अंकिता भंडारी हत्याकांड और नौकरियों को बेचने का कारोबार, ये दो मुख्य मुद्दे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने श्रीमुख से इन दोनों विषयों पर खुलकर बात रखेंगे, दोषियों पर कार्रवाई के आदेश देंगे, अंकिता भंडारी के हत्याकांड में शामिल लोगों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करेंगे, जो तथाकथित वीआईपी है उसको लाकर घसीट कर यहाँ उत्तराखंड की जनता के सामने पेश कराने के आदेश देंगे और साथ साथ जो नौकरियों को बेचने का कारोबार उनके मंत्री कर रहे हैं उन मंत्रियों को आज बर्खास्त करने के आदेश देकर जाएगी।
हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने पुलिस पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। आपको बता दें कि हरिद्वार के बदराहाबाद थाना पहुंचकर विधायक अनुपमा रावत ने समर्थकों के साथ धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अनुपमा का कहना है कि पुलिस उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। कुछ बीजेपी नेताओं के दबाव में कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं घंटों तक चले धरने को पुलिस ने बमुश्किल शांत करवाया। आपको बता दें कि विधायक अनुपमा रावत श्यामपुर थाने में भी पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ धरना दे चुकी हैं। जिन लोगों ने भाजपा ज्वाइन करने से मना कर दिया, आज उन पे झूठे मुकदमे किए गए हैं, दबिश दी जा रही है उनके घरों में, महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आज उसके खिलाफ हम बैठे हैं। कल ग्राम फेरूपुर में हमारे कांग्रेस के नेता हैं अर्जुन चौहान जी, सुनील चौहान जी और धर्मेंद्र चौहान जी, उनके यहाँ दबिश दी गई। वहाँ बच्चों को धमकाया गया पुलिस के द्वारा, भाद्राबाद पुलिस के द्वारा। नया एक तरीका, यहाँ कभी उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस की संज्ञा दी जाती थी, आज तो ये साफ दिख रहा है कि ये एजेंट बन चुकी है भाजपा की। और धामी सरकार जो है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उत्पीड़न करने के पूरा मूड बना चुकी है। और मैं आपको बता दूं, एक तरफ तो हम विधायकों से कहा गया कि 10-10 प्रस्ताव दो, 10 प्रस्ताव, और दूसरी तरफ हमारे वर्कर्स का उत्पीड़न कर रहे हैं, आमजन का उत्पीड़न कर रहे हैं। मेरे यहाँ 100 से अधिक आपराधिक मामले कर दिए हैं, जिसमें लोगों को संगीत धाराओं में लोक निर्माण विभाग के हल्द्वानी डिवीजन में जल्द से जल्द मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रमुख सचिवों की ओर से कुमाऊं दौरा कर पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और कॉन्ट्रैक्टरों या विभाग के स्तर पर सड़कों की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही भीमताल रानीबाग मार्ग पर की जर्जर हालत को देखते हुए पुनर्निर्माण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्य मार्गों और आंतरिक मार्गों पर भी गुणवत्तापूर्वक कार्य किए जाने को कहा गया है। उन्होंने लापरवाही बरतने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हमारे प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी करी और उनका जो सबसे प्राथमिकता है कि जितने भी मुख्य मार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए और एक सप्ताह का टाइम दिया गया है और इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो भी मुख्य मार्ग हैं, जैसे कि भीमताल और रानीबाग वाला मार्ग है और भवाली से नैनीताल वाला मार्ग है, इनकी स्ट्रेंथनिंग कि काफ़ी जर्जर हालत में है, इस समय उनकी स्ट्रेंथनिंग के प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराए जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही कर रहे हैं या विभाग वाले भी इस पर लापरवाही कर रहे हैं तो इस पर कार्रवाई की जाए और कॉन्ट्रैक्टर गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। देखिए, मैं अगर अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो हमारा स्टेट हाईवे 41 और स्टेट हाईवे 5 आता है। स्टेट हाईवे 5 में गदरपुर, दिनेशपुर, मटकुटा, हल्द्वानी है, वो ऑलरेडी उसमें 58 करोड़ रुपए सैंक्शन है CRIF से, जो कि ब्रिडकुल उस पर काम कर रहा है। और दूसरा हमारा SH 41 है, जो कि रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी, सितारगंज, बिजटी मार्ग कहलाता है। वो हमारा ऑलमोस्ट इस समय 100% पैचलेस है। जो हमारे क्षेत्र में है, हल्द्वानी क्षेत्र में, वो सभी पैच मुक्त हैं, मतलब गड्ढा मुक्त हैं। प्रमुख सचिव महोदय ने कहा है कि उस पर जो है आप स्ट्रेंथनिंग के एस्टिमेट शीघ्र शासन को उपलब्ध कराएं और उनकी प्राथमिकता भी है कि जो भी स्टेट हाईवे है उनको खास तौर पर गड्ढा मुक्त रखा जाए और उनकी स्ट्रेंथनिंग की जाए और जो भी उसमें अच्छा से अच्छा काम हो सकता है, राइडिंग क्वालिटी को लेकर के, स्ट्रेंथनिंग को लेकर के। अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि हड़पने के आरोप से घिरे बसपा नेता सुंदरलाल आर्य के खिलाफ सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अपने सगे चाचा की भूमि भी उसने चाचा को झांसे में लेकर बेच दी थी। उधर लूटे पीटे चाचा गोविंद राम ने न्याय न मिलने की सूरत में प्रधानमंत्री के समक्ष प्राण त्यागने की धमकी दी है। वहीं सूरजा गांव के निवासी गोविंद राम ने रामनगर में
पत्रकारों को अपनी व्यथा सुनाते हुए आरोपी सुंदरलाल पर कई आरोप लगाए हैं। गोविंद राम की माने तो बसपा नेता ने पूरे गांव के लोगों इनसे त्रस्त हैं और गोविंद राम का कहना है कि सुंदरलाल ने उनके संचायती खाते की भूमि का भू उपयोग बदला लिया है और जिसे निरस्त करने के बाद उनसे उनकी भूमि बेच दी है। अपनी राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर बोलने पर जान से मारने की भी धमकी देता है, जिससे पूरा गांव इसकी हरकतों से दुखी है। कई अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी सुंदरलाल की पहुंच के चलते उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर मेरा नाम गोविंद राम है। ये सुंदरलाल आर्य जो है क्या कहते हैं, ये नाम का मतलब मेरे को शर्म लग रही है इसके, मेरा भतीजा है करके सर क्या कहते हैं। इसने 2013 से मेरी ज़िंदगी वीरान कर रखी है क्या कहते हैं, मतलब ज़मीन मतलब सारी फर्जी तरीके से इसने बेच दी क्या कहते हैं। बेच के क्या कहते हैं अपने घर बनाया, इसने कार खरीदी और ये हर समय प्रताड़ित करते रहता है क्या कहते हैं। मैं घर में अकेले रहता हूँ, हर समय मुझे खतरा है, ज़िंदगी का खतरा है अपना। और ज़मीन जायदाद इसने सारी मतलब हड़प करके इसने फर्जी तरीके से बेच दी है। 2 शादियां हैं इसकी क्या कहते हैं। ये पता नहीं क्या फर्जी काम करता है, ये मेरे समझ में नहीं आती है, करते रहता है ये ऐसा। और आज मैं आप लोगों के चैनल के द्वारा एक वृद्ध आदमी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुख्यमंत्री जी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक वृद्ध आदमी की आपने अगर पुकार नहीं सुनी तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। एक वृद्ध आदमी की आपको पुकार सुननी पड़ेगी क्या कहते हैं। ऐसे अपराधियों से निर्दोषों को बचाना चाहिए क्या कहते हैं। मैंने हर जगह की डीएम कार्यालय में की, एसडीएम साहब ने इसकी मतलब 140 निरस्त करा के भी इसने क्या कहते हैं ज़मीन को धोखा तरीके से बेच दिया क्या कहते हैं। मेरी ज़िंदगी खतरे में है, मैं बहुत परेशान हूँ सर क्या कहते हैं। मतलब इस मुख्यमंत्री जी से मेरी गुहार है कि मेरी प्राणों की रक्षा करें, नहीं तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अपने प्राण त्याग दूंगा क्या कहते हैं। यही मेरा आश्वासन है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इससे मेरी रक्षा करें, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की जाए भगवान। त्योहारी सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभी से शहर में जुट गई है और लिहाजा उन जगहों को ट्रैफिक पुलिस की ओर से चिन्हित किया गया है जिन जगहों पर जाम की बहुत ज्यादा समस्या बनी रहती है या फिर भीड़भाड़ वाले इलाके हैं। ऐसे में एसपी ट्रैफिक अक्षय कौंडे का कहना है कि पुलिस ने इस बार जो जगह ज्यादा जाम और भीड़भाड़ वाली है उन जगहों को जोन में तब्दील कर दिया है। इसके लिए 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है और इसी के साथ इस बार खास बात ये रहेगी कि घुड़सवार और ड्रोन कैमरों की मदद से ट्रैफिक पर निगरानी रखी जाएगी ताकि शहर में किसी भी प्रकार से जाम की स्थिति ना बने। कुछ फ्लक्चुएटिंग ड्यूटियां आपको, जैसे कि जिस दिन बर्तन की दुकान या सुनार की दुकानों में भीड़ रहती है तो उस एरिया में ज्यादा ड्यूटियां रहेगी, उसके अगले दिन फटाकों की मार्केट में ड्यूटियां शिफ्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार व्यवस्था काफी अच्छी रहेगी और कहीं पे भी हम सिटी चौक नहीं होने देंगे। पे आएंगे तो भीड़भाड़ हो जाती है, कंजेशन हो जाता है, पर कहीं पे भी आपको रुका हुआ ट्रैफिक नहीं दिखेगा। आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर नवनियुक्त जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने रुड़की शहर के व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रुड़की में नवनियुक्त जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने तहसील परिसर में कार्यभार संभाला और जिसके बाद एसडीएम ने शहर के व्यापारी नेताओं के साथ दीपावली पर्व को लेकर बैठक का आयोजन किया। वहीं बैठक में शहर में अतिक्रमण और पटाखों की दुकान को लेकर चर्चा हुई और एसडीएम अभिनव शाह ने व्यापारियों से सुझाव भी लिया और साथ ही उन्होंने बताया कि शहर के 3 स्थानों पर पटाखों की दुकानें नियमानुसार जो है लगाई जाएंगी और बिना लाइसेंस के कोई भी व्यापारी पटाखे नहीं बेचेगा। व्यापारियों के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ और फायर के अधिकारियों के साथ बैठक करी है कि जो पटाखों की दुकानें हैं वो चिन्हित जो स्थल है वहीं पे लगाई जाएंगी और जो भी उसके मानक है, जो भी डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करा जाएगा। इसके अलावा मार्केट में जो भी भीड़ भाड़ एरिया है वहाँ पे जो भी पुलिस के हिसाब से बैरिकेडिंग की जाएगी और गाड़ियों का आवागमन व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये हमने सभी निर्देश दिए और व्यापारियों को बताया गया।
बड़ी दिक्कत है फायर की, क्योंकि कई जगह जो गली है वो कंजस्टेड है, कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है वहाँ अपनी उसमें क्या उसके लिए हमने यही कहा है कि एक तो हम मॉक ड्रिल करवाएंगे फायर डिपार्टमेंट से कि उस एरिया में फायर टेंडर इजीली अवेलेबल हो जाए। उसके अलावा सारे व्यापारियों को बोला है कि आप अपने फायर का सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो रखें, फायर एक्सटिंग्विशर्स रखें और क्या कहते हैं रेत बजरी रखें और उसकी बाल्टी रखें पानी की, ताकि कभी भी कोई अप्रिय घटना हो तो उसमें तत्पर करके कार्रवाई की वो भी कर सकें और हम भी जल्दी पहुँच पाएँ। इसमें हम क्या करेंगे कि हम अभी ग्राउंड में जाके हमारी पूरी टीम देखेगी कि क्या क्या इसमें हो रहा है। हम अभी लाइसेंस जो भी दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं दी जाएगा तो हम उसमें कार्रवाई भी करेंगे। कितने जगह पे लगाई गई दुकानें सर, और कितने दुकानदारों को चिन्हित किया अभी इसके बारे में मैं विस्तृत रिपोर्ट आपको दे पाऊँगा, अभी मैं भी पता करता हूँ। आज ही मैंने तो चलिए मेरे साथ अब उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।